जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में हम दो सबसे बड़ी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो वीडियो की पहली टॉपिक होगी तो कैसे फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट एयरफोर्स को टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज तो देते हैं, उसके साथ कई सारे लिमिटेशन भी प्रोवाइड करते हैं। इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे चाइना का J-20, इसके अलावा रशिया के Su-57 फैलन को भी पूरी दुनिया 4.5 जनरेशन से एडवांस फाइटर जेट मानती है, ना कि फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट। तो इन दोनों ही अपडेट के बारे में वन बाय वन डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपका डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जिसका आंसर मैं अपने अगले वीडियो में दे दूंगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। FPV यानी कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की सबसे बड़ी खासियत होती है उनका स्टेल्थ फीचर। तो यह स्टेल्थ फीचर ही उनके लिए सबसे बड़ी कमजोरी साबित होता है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो पहले यह डिस्कशन कर लेते हैं कि स्टेल्थ फीचर में फाइटर जेट में इंस्टॉल कैसे किया जाता है। भी फाइटर जेट का जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो जितना ज़्यादा कम होगा वह उतना ज़्यादा स्टेल्थ रहेगा और किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की नज़र में जल्दी नहीं आएगा। और अगर एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट को पकड़ भी लेता है तो वह एक छोटे से परिंदे के आकार में दिखेगा। तो एक तरह से रडार को बड़ी ही आसानी से चकमा दिया जा सकता है इस स्टेल्थ फीचर से। तो फाइटर जेट में स्टेल्थ फीचर कैसे लाते हैं और रडार क्रॉस सेक्शन को कैसे घटाते हैं, तो जिसके लिए कई सारे रास्ते हैं। तो पहला रास्ता है कि फाइटर जेट को छोटा रखा जाए। तो जो भारत का LC तेजस है वो साइज में छोटा है, इसकी वजह से जो रडार क्रॉस सेक्शन है वह भी कम है। अलावा फाइटर जेट का जो RCS यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन कम करने के लिए कंपोजिट मटेरियल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, जिसकी वजह से जो फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन है वो कम हो जाए। इसके अलावा तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट रास्ते के बारे में बात करें तो फाइटर जेट में 90 डिग्री के जो कोन है उसको अवॉइड किया जाए। अगर फाइटर जेट में 90 डिग्री के कोन ज़्यादा होंगे तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रडार वेव टकरा के रिटर्न जाएगी। इस चीज़ के चलते आप अमेरिकी फाइटर जेट में देखोगे जैसे कि F-22 रैप्टर और F-35 में जो 90 डिग्री के कोन है उसको कम से कम रखा गया है। अलावा चौथे रास्ते के बारे में बात करें तो फाइटर जेट में कम से कम मूवेबल पार्ट लगे हो, जिसकी वजह से जो रडार क्रॉस सेक्शन है वह भी कम हो सकता है। तो चाइना की सबसे बड़ी गलती यह है कि उनका जो J-20 है उसमें कनार्ड लगे हुए हैं। तो कनार्ड लगे होने की वजह से उस फाइटर जेट का जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो बढ़ जाता है। कनार्ड फाइटर जेट की मनोवर करने की क्षमता को तो बढ़ा देते हैं, साथ ही साथ जो RCS है उसको भी बढ़ा देते हैं। इसके अलावा पांचवें और सबसे इंपॉर्टेंट रास्ते के बारे में बात करें तो फाइटर जेट के ऊपर ऐसा पेंट लगाया जाए जो कि रडार वेव को एब्जॉर्ब करे, जिसको स्टेल्थ पेंट या स्टेल्थ कोटिंग भी बुलाई जाती है। तो यह पेंट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है। तो अमेरिका अपने फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट के ऊपर इसी तरह का रडार एब्जॉर्बिंग कोट लगा रहा है। इसके अलावा भारत भी ऐसा कोड अपने अमेरिका के लिए डेवलप कराया। तो यह 5 रास्ते थे जिसकी वजह से किसी भी फाइटर जेट को एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट में कन्वर्ट किया जाता है और RCS को कम से कम रखा जाता है। तो हो गई बात फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की स्टेल्थ फीचर की। इसके अलावा स्टेल्थ फीचर कैसे लाया जाता है। इसके अलावा जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है वो सुपर क्रूज भी कर सकते हैं, जैसे कि विदाउट आफ्टर बर्नर सुपरसोनिक स्पीड को अचीव करते हैं, जैसे कि अमेरिका का F-22 रैप्टर। तो टेक्नोलॉजी के मामले में जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस होते हैं। हम बात कर लेते हैं कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट का सबसे बड़ा वरदान यानी कि स्टेल्थ फीचर है, वही उसका सबसे बड़ा श्राप को है। क्योंकि आप देखोगे कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को अगर स्टेल्थी बनाए रखना है तो उसके ऊपर जो स्टेल्थ कोटिंग है उसको लगातार बदलते रहना होगा। तो आप देखोगे कि अमेरिका बहुत सारा पैसा F-22 रैप्टर के जो स्टेल्थ कोट है उसको बदलने में लगा देता है। इसके अलावा इस फाइटर जेट यानी कि जो फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट होते हैं उनके मेंटेनेंस कॉस्ट भी नॉर्मल 4.5 जनरेशन से ज़्यादा होती है। इसके अलावा बात करें तो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की जो RCS यानी कि स्टेल्थ फीचर को मेंटेन रखने के लिए उनमें इंटरनल वेपन वे दिए जाते हैं, जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा कम मिसाइलों को कैरी कर सकते हो। अलावा बात करें तो आप फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट में मिसाइल को अंडर विंग नहीं लगा सकते हो, और अगर लगा दी तो उसका स्टेल्थ फीचर कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को अगर किसी भी सीक्रेट मिशन के अंदर भेजा गया है तो वह तब तक स्टेल्थ रहेगा जब तक कि उसका इंटरनल वेपन भी खुलकर मिसाइल नहीं फायर करता है। और अगर एक बार फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के इंटरनल वेपन वे ने खुलकर मिसाइल को फायर कर दी तो रडार उसको भी पकड़ लेगा। अलावा बात करें तो आप फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के साथ ड्रॉप टैंक को भी कैरी नहीं कर सकते हो, और अगर ड्रॉप टैंक को साथ में कैरी किया तो इस चीज़ से भी आपका RCS बढ़ जाएगा और रडार आपको पकड़ लेगा। तो एक तरह से बात करें कि कई लोग इसके बाद यह सवाल उठाएंगे कि हवा में एयर टू एयर रिफिलिंग भी किया जा सकता है,
पर आप जिस मिशन में गए हो वो खुफिया मिशन है, और अगर इतना बड़ा टैंक कर लेंगे आप उसके एयर स्पेस में घुसेंगे तो स्टेल्थ फाइटर से पहले वो एयर डिफेंस सिस्टम आपके टैंकर को उड़ा देगा। ऐसे बात करें कि जो 5th जनरेशन फाइटर जेट होते हैं वो ना तो विंग के अंडर मिसाइल को कैरी कर सकते हैं, ना तो साथ में ड्रॉप टैंक को ले जा सकते हैं। तो वह अपने साथ यह चीज़ कर तो सकते हैं, पर अगर ऐसा करेंगे तो उसका जो स्टेल्थ फीचर है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो 5th जनरेशन फाइटर जेट की जो सबसे बड़ी ताकत है स्टेल्थ फीचर, वही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी साबित होती है। इसके अलावा जो 5th जनरेशन फाइटर जेट होते हैं उनकी एयरफ्रेम की लाइफ भी 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट से कम होती है। इसके अलावा बात करें तो जो 5th जनरेशन फाइटर जेट की मेंटेनेंस कॉस्ट भी 4.5 जनरेशन से बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके अलावा बात करें तो जो 5th जनरेशन फाइटर जेट अपने मिशन के ऊपर जाता है तो उस मिशन के बाद उसका जो स्टेल्थ पैड होता है वो थोड़ा बहुत डैमेज होता है, जिसको हर एक मिशन के बाद रिपेयर करना पड़ता है, जिसके ऊपर बहुत सारा खर्च आता है। तो एक तरह से बात करें कि जो 5th जनरेशन फाइटर जेट होते हैं वो वायुसेना को टेक्नोलॉजिकल बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज भी देते हैं और पैसे के मामले में बहुत ही ज़्यादा खर्चा भी करवाते हैं 5th जनरेशन के फाइटर जेट। हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो वेस्टर्न कंट्री और कई अन्य बड़ी एक्सपर्ट है वो चाइना के J-20, इसके अलावा रशिया के Su-57 फैलन को एक 5th जनरेशन फाइटर जेट ना मानते हुए 4.5 से थोड़ा सा एडवांस तरीन फाइटर जेट मानते हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है? इसे भी 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट से 5th जनरेशन फाइटर जेट को दो चीज़ें अलग बनाती है। तो पहला है स्टेल्थ फीचर, इसके अलावा दूसरा है सुपर क्रूज करने की क्षमता। तो सुपर क्रूज करने की क्षमता क्या होती है? तो 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट आफ्टर बर्नर यूज़ करता है सुपरसोनिक स्पीड को अचीव करने के लिए, पर 5th जनरेशन फाइटर जेट में ऐसा नहीं होता है। तो 5th जनरेशन फाइटर जेट में विदाउट आफ्टर बर्नर यूज़ किए वह सुपरसोनिक स्पीड को अचीव कर लेता है, जो सबसे बड़े प्लस पॉइंट है 5th जनरेशन फाइटर जेट के। पर चाइना के J-20 और इसके अलावा रशिया के Su-57 फैलन सुपर क्रूज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेल्थ फीचर भी उतना खास नहीं है। तो J-20 में कनार लगे हुए हैं जिसकी वजह से उसका रडार क्रॉस सेक्शन बच जाता है। इसके अलावा रशिया ने भी आगे से तो Su-57 फैलन को स्टेल्थी बनाया है, पर पीछे से कहीं ना कहीं उसका भी RCS बढ़ जाता है। तो एक तरह से बात करें चाइना का J-20 और रशिया के Su-57 फैलन है वो इन दोनों ही क्राइटेरिया के ऊपर खड़े नहीं उतरते हैं। इसके अलावा रशिया का मेन फोकस स्टेल्थ ना होकर उसकी मनूवरेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो Su-57 में वही पुराना AL-41 इंजन लगा हुआ है। तो रशिया के द्वारा यह कहा गया है कि आने वाले टाइम में Sdelia-30 इंजन से इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो Sdelia इंजन कब तक बनके तैयार हो जाएगा उसको लेकर भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो सेम केस चाइना के साथ भी है। इसके अलावा बात करें तो मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि क्या पूरी वायुसेना को 5th जनरेशन फाइटर जेट में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो यह चीज़ नामुमकिन है, क्योंकि अमेरिका ने भी यह चीज़ करने की ट्राई की थी F-22 रैप्टर के साथ। पर 5th जनरेशन फाइटर जेट का जो कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट, वो इतना ज़्यादा है कि अमेरिका ने ही एक लिमिटेड नंबर में उसको परचेज़ किया। तो यह चीज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।